हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। नाउ आई नो कि मैं कुछ टाइम से इस चैनल पे उतना एक्टिव नहीं था, उतना कंसिस्टेंट नहीं था। उसका रीज़न ये है कि एनीमे के नाम पे मैं करेंटली सिर्फ जो सीजनल शोज़ है उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ और उनके ऊपर अभी तो वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है, एंड होने का वेट करना पड़ता है। बट इसी बीच मैंने हाल ही में डार्कर देन ब्लैक एनीमे कंप्लीट किया और ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा ऑसम था और आज की इस वीडियो में अपन इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं डार्कर देन ब्लैक एनीमे से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा इस वीडियो में बेसिकली विदाउट इंक्लूडिंग एनी स्पॉयलर्स कि ये एनीमे अगर मुझे इतना पसंद आया तो क्यों आया और क्यों तुम्हें ये एनीमे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं डार्कर देन ब्लैक के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। तो हमें ये दिखाया गया है कि आज से 10 साल पहले बेसिकली जो आसमान में मौजूद कॉन्स्टेलेशन थे उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, वो ड्रिफ्ट अपार्ट होते हैं एंड इवेंचुअली एक अननेचुरल फिनोमिना में देखने को मिलता है जहाँ जितने भी स्टार्स होते हैं वो फॉल आउट हो जाते हैं अर्थ पे, जिसके वजह से जापान में और साउथ अमेरिका में कह सकते हो कि कुछ फिनोमिनाज होते हैं और वहाँ हेल्स गेट और हेवंस गेट्स अपीयर हो जाते हैं। और इसी सुपरनेचुरल फिनोमिना के बाद काफ़ी भारी भरकम डैमेज तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ पीपल जो उस कह सकते हो कि नेचुरल फिनोमिना के या कहो कि अननेचुरल फिनोमिना के कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें कुछ वियर्ड पावर्स मिल जाती है और वो खुद की ह्यूमैनिटी को खो देते हैं। आगे चल के इन्हीं लोगों को कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम से जाना जाता है और फिर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है। वो जापान आता है, वो किसी सीक्रेट अथॉरिटी के लिए काम करता है जो खुद दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करते हैं। और इसी प्लॉट को लेते हुए डार्कर देन ब्लैक की स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ अगर देखा जाए तो डार्कर देन ब्लैक एक साइकोलॉजिकल ड्रामा साइफाई एनीमे है जिसके अंदर हमें टोटल अराउंड 25 एपिसोड्स देखने को मिले हैं। ना अगर देखा जाए तो डार्कर देन ब्लैक मेरे लिए तो एक काफ़ी ज़्यादा ऑसम एनीमे था। ये मुझे टोटली एक एक्शन पैक साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह फील हुआ, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा गजब किस्म की थी और कहीं पे भी स्टॉप नहीं होती है। डिस्पाइट हैविंग स्लो पेसिंग, ये तुम्हें कॉन्स्टेंटली इंटरटेन करता रहता है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो है तुम्हारे सामने ला के रख देता है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि तुम्हें इंटरेस्ट बना रहता है, तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहता है शो के अंदर। और साथ ही साथ जैसे जैसे आगे चल के चीज़ें रिवील होती जाती हैं, तुम्हें कुछ सरप्राइजेस भी जानने को मिलते हैं जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जो अगेन एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी डार्कर देन ब्लैक की। अब अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ईच एपिसोड के अंदर हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है और किस तरीके के हार्डशिप के थ्रू वो जा रहे हैं वो दिखाया जाता है, भले वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों या फिर ह्यूमंस हों। और ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और इनफैक्ट काफ़ी लोगों को पसंद आई होगी जिन्होंने जो है डार्कर देन ब्लैक देखा है, क्योंकि वो इसकी हाईलाइट्स में से एक है। अनदर हाईलाइट जो इस एनीमे का निकल के आता है वो है इसका मेन कैरेक्टर। हे हमारा मेन कैरेक्टर है और वो हमें कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे दिखाया गया है, बट वो ह्यूमंस की तरह बहुत ज़्यादा एक्ट करता है, जो इसके कैरेक्टर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन साथ ही साथ जब भी ये किसी की जान लेता है, भले ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कोई ह्यूमन हो या कॉन्ट्रैक्टर, तो जिस तरीके का मेंटल पेन वो सफ़र करता है, जिस तरह के मेंटल पेन से, वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। और थ्रू आउट द शो इसके कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे खास तरीके से डेवलप किया गया है और इसके कैरेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। ऑल्दो इस सीरीज़ के अंदर और भी ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ इस एनीमे का होल पॉइंट यही था कि अगर ये जो इंसिडेंट, ये जो अननेचुरल फिनोमिना हुआ था वो रियल वर्ल्ड में होता तो करेंटली वर्ल्ड उसे किस तरीके से ट्रीट करती, अथॉरिटीज़, पॉलिटिकल लोग जो हैं वो उसे किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि इतने बड़े इंसिडेंट को हुए हुए अब 10 साल हो चुका है और उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किए गए हैं इस एनीमे के अंदर, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमें बेहतरीन तरीके से डिफरेंट कैरेक्टर्स के आइडियोलॉजीज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, जहां हर एक कंट्री का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है करंट में किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। और जापान का दूसरे कंट्री से, दूसरे अथॉरिटीज़ से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से दिखाया गया। और किस तरीके से लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को ह्यूमन से बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स का जान ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ये सभी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई हैं। और तो और इन सभी चीज़ों में ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टैंड आउट होता है, क्योंकि जो इसको मैसेज देना था, जो चीज़ को ये पोर्ट्रे करना चाहता था, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हुए नजर आता है, जो इसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अब अगर तुमने ब्लैक कैट, कोड गियास या मॉन्स्टर जैसे एनीमे शोज देख रखे हैं तो उनसे तुम कुछ मेजर सिमिलैरिटीज इस एनीमे के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हें एक रफ आइडिया लग सकता है कि ये एनीमे कुछ मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल भी हो जाता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली जो इसकी फील है वो तुम्हें जो है कह सकते हो कहीं पे भी रिमूव होती हुई या फेक होती हुई नज़र नहीं आती है। नो एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि मेरे को ये एनीमे जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इट्स बीन रियली लॉन्ग टाइम सिंस
मैंने कुछ ऐसा देखा हो, और मुझे साइकोलॉजिकल ड्रामा एनीमे के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसी वजह से इस एनीमे के जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑसम थे। भले मैं इसकी स्टोरी की बात कर लूँ, इसके कैरेक्टर्स की बात कर लूँ, इसके म्यूज़िक की बात करूँ, या फिर ओवरऑल जो प्लॉट का एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिलता है, या फिर ये एनीमे जिस तरीके का मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करता है, वो सभी चीज़ें मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, और इसी वजह से मैं तो इसे हाईली रिकमेंड करूँगा ही। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी, जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो ये है कि देखो, ये एनीमे बेसिकली एक ऐसे प्लॉट को लेके चलता है जिसकी वजह से इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल फील होती है, और इसी वजह से स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। बट स्टिल हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं शो के अंदर जो थोड़े बहुत कॉमेडिक रिलीफ का काम करते हैं, और उनके जो इतने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी जो भी कॉन्वर्सेशंस हैं, वो तुम्हें हंसाने में केपेबल दिखाते हैं। तो और वो चीज़ बिल्कुल भी एग्जैजरेटेड नहीं थी, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो इसका म्यूज़िक था वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। मैं बैकग्राउंड स्कोर की बात कर लूँ, ओएसटी वगैरह की, सब मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बट स्पेसिफिकली जो इसका पहला एंडिंग सॉन्ग था वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद। अगर कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ तो जितने भी कैरेक्टर्स थे सब एक से बढ़कर एक थे। अपने मेन कैरेक्टर के अलावा भी हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, और उन सभी कैरेक्टर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मोमेंट पे तो तुम्हें ऐसा लग भी सकता है कि अपने मेन कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कुछ एपिसोड्स के अंदर तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का स्क्रीन टाइम बहुत कम है, और या तो कहूँ मैं कि ना के बराबर है। इसकी वजह से तुम समझ सकते हो कि इसकी जो स्टोरी है डार्कर देन ब्लैक की, वो कितनी ज़्यादा कैरेक्टर ड्रिवन देखने को तुम्हें मिलेगी। और अगर कोई ओनली ड्रॉबैक रहा मेरे नज़र में इस एनीमे के अंदर, तो वो था इसकी स्लो पेसिंग। मतलब अब क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है और ये अराउंड 2006 या 2007 में आया था, तो इसकी जो पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। मतलब कुछ एपिसोड्स में तुम्हें ये फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा ये लोग खींच रहे हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को जो है ख़त्म कर सकते थे, तो वो एक ड्रॉबैक रहेगा। तो इसके मतलब से ये भी चीज़ निकल के आती है कि हो सकता है कुछ लोग इसकी स्लो पेसिंग की वजह से इस एनीमे को ड्रॉप करते हैं, बट मेरे नज़र में तो ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा ऑसम था। और स्लो पेसिंग होने के बावजूद भी मैंने इसे कॉन्स्टेंटली मैं देखता रहा, तो वो मेरे नज़र में उतना बड़ा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बट कुछ लोग फिर भी इसका लेके कंप्लेन करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूँ। और इसके अलावा इसका एक सेकंड सीज़न भी है, बट वो एक सीक्वल से ज़्यादा एक स्पिन ऑफ की तरह फील होता है, इसी वजह से वो मैटर नहीं करता है। आखिर में अगर मैं बात करूँ डार्कर देन ब्लैक से रिलेटेड अपनी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8.5 आउट ऑफ 10 की। अब मेरे तरफ से तो ये एनीमे हाईली रिकमेंडेड है, अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेकआउट करना। सो गाइस, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू डार्कर देन ब्लैक एनीमे को लेके। आई होप्स कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इनकेस अगर तुमने ये एनीमे देख रखा है तो नीचे कमेंट्स में अपने रिव्यूज जरूर मेरे साथ शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर नए हो, जो तुम से काफ़ी सारे लोग हो गए, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।